दोस्तों, इस चैनल पे फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स को बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, पोल साइंस, हिस्ट्री एक्सेट्रा। तो सिंपली आपको उन सब्जेक्ट्स की वीडियो देखने के लिए चैनल के आइकन पे क्लिक करना है एंड देन आपके सामने जब अगला इंटरफेस ओपन होगा तो आपको प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जब आपके सामने बहुत सारी प्लेलिस्ट ओपन होंगी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे आपकी सब्जेक्ट की सारे चैप्टर वाइज वीडियो मिल जाएंगी आपको यहाँ पे। तो आप एक एक करके वो सारे चैप्टर्स देख सकते हैं। श्रीवास्तव क्लासेस। आज के इस वीडियो के अंदर हम अपने सब्जेक्ट एजुकेशन जो है हमारा उसके यूनिट सेकंड का चैप्टर थर्ड करने वाले हैं, ठीक है, जिसका नाम है संवैधानिक मूल्य, जो कि समानता, स्वतंत्रता, न्याय, धर्मनिरपेक्षता, मानवाधिकार है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर थर्ड है। हम ऑलरेडी अपनी यूनिट सेकंड के 2 चैप्टर्स अपलोड कर चुके हैं और अपनी फर्स्ट यूनिट के जो 4 चैप्टर्स थे वो भी अपलोड कर चुके हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर ग्रेजुएशन के और भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, जिनकी वीडियोस के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर थर्ड। ठीक है, तो फर्स्ट हेडिंग है हमारी शिक्षा और संविधान। ठीक है, तो शिक्षा का शिक्षा का जो अर्थ वो उन अनुभवों से है जो एक व्यक्ति को औपचारिक और अनौपचारिक रूप से मिलते हैं। यानी शिक्षा का मतलब उन अनुभवों से, उन एक्सपीरियंसेस से है जो व्यक्ति जो है वो अपने अनौपचारिक और औपचारिक रूप से ग्रहण करता है। यानी कि औपचारिक यानी कि जो शिक्षा प्राप्त करके, और अनौपचारिक यानी कि जो वो अपने जीवन से प्राप्त करता है अनुभव, उनको शिक्षा कहते हैं। ये अनुभव व्यक्ति को उसके पूरे जीवन में प्रभावित करते हैं। यानी कि ये जो अनुभव होते हैं वो उस एक व्यक्ति को उसके पूरे जीवन में प्रभावित करते हैं। उसको अपने किस अनुभव की ज़रूरत कब पड़ जाए उसे कुछ नहीं पता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, शिक्षा के साथ राष्ट्रीय नीति एवं योजनाओं को भारत के संविधान के अनुसार निर्मित किया जाता है। ठीक है, यानी कि शिक्षा के साथ जो राष्ट्रीय नीति यानी कि देश के लिए जो नीतियाँ होती हैं, योजनाएं होती हैं, ठीक है, उनको भारत के संविधान के हिसाब से बनाया जाता है। यानी हमारी शिक्षा की जो नीतियाँ होती हैं वो भी संविधान के हिसाब से बनाई गई हैं, जो कि हमें संवैधानिक मूल्य जैसे कि समानता, स्वतंत्रता, न्याय, धर्मनिरपेक्षता, मानवाधिकार की प्राप्ति और उनके पालन के लिए निर्देशित करते हैं। तो ये जो हमारी शिक्षा और जो राष्ट्रीय नीति, जो योजनाएं होती हैं, ये हमें हमारे जो संवैधानिक मूल्य होते हैं, यानी कि हमारे संविधान के अंदर जो हमारे लिए अधिकार, जो हमारी वैल्यूज़ दी गई हैं, हर एक इंसान के लिए इम्पोर्टेंट बताई गई हैं, जो कि उनकी प्राप्ति और उनके पालन के लिए निर्देशित करते हैं। ठीक है, और वो मूल्य क्या होते हैं फ्रेंड्स? वैल्यूज़ होती है ना, जैसे कि, तो वो मूल्य क्या है? समानता, स्वतंत्रता, न्याय, धर्मनिरपेक्षता और मानवाधिकार। ठीक है, ये हमारे संविधान के अंदर हमें सारे अधिकार, ये जो सारे मूल्य हैं, ये हर एक नागरिक को प्राप्त कराए गए हैं। शिक्षा संविधान का मुख्य पक्ष होता है, यानी कि शिक्षा जो है वो संविधान का एक मुख्य पक्ष है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा शैक्षिक निहितार्थ। ओके, तो निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के गोखले बिल को 2009 में स्वतंत्र भारत की संसद ने पारित किया। तो क्या हुआ फ्रेंड्स? निशुल्क यानी कि फ्री और अनिवार्य ज़रूरी शिक्षा का एक गोखले बिल था, जिसको 2009 में हमारे स्वतंत्र भारत की जो संसद थी उसने पारित किया था। पहले जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी उन्होंने इसको, ये जो बिल था गोखले बिल, इसको खारिज कर दिया था, लेकिन 2009 में हमारी स्वतंत्र भारत की संसद आई जिसने इसको पारित किया, और शिक्षा को जो अधिकार था इसको संविधान में दर्ज करके एक मूल अधिकार बना दिया। मूल अधिकार यानी कि एक ऐसा अधिकार जो सबके लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो हमारा पूरा टॉपिक था, इसके अंदर हम अब सारे अनुच्छेद पढ़ेंगे। शिक्षा से रिलेटेड हमारे संविधान में जो भी बातें कही गई हैं, अनुच्छेद जो भी दिए हुए वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा अनुच्छेद 29(2). तो इसमें कहा गया है कि राज्य द्वारा चलाए जा रहे या फिर राज्य की मदद से चलाए जा रहे किसी भी शिक्षा संस्था में किसी भी नागरिक को धर्म, वंश, जाति, लिंग, धन अथवा नस्ल के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। यानी कि राज्य द्वारा, किसी भी राज्य द्वारा चलाए जा रहे स्कूल होते ना, जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल होता है, उसको पूरे तरीके से राज्य की जो सरकार होती है वो चलाती है, उसका पूरा खर्चा सरकार उठाती है। या फिर राज्य की मदद से चलाए जा रहे स्कूल, या फिर कुछ स्कूल ऐसे भी होते हैं जो हाफ प्राइवेट होते हैं, हाफ गवर्नमेंट होते हैं। तो उसमें क्या होता है, आधा खर्चा जो है वो सरकार कर रही होती है। तो उसमें यही बताया है कि राज्य द्वारा चलाए जा रहे और राज्य की मदद से चलाए जा रहे किसी भी शिक्षा संस्था यानी ऐसी जगह जहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जा रहा हो, शिक्षा दी जा रही हो, स्कूल, कॉलेज वगैरह। ठीक है ना, ये सब
तो इनमें किसी भी नागरिक को उनके धर्म, वंश, जाति, लिंग, धन और नस्ल के आधार पर एडमिशन लेने से यानी कि प्रवेश लेने से वंचित नहीं किया जाएगा। तो ये हमारा अनुच्छेद 29(2) ने बोला। ठीक है, तो 29(2) अनुच्छेद में ये बात कही गई। सेकंड हमारा अनुच्छेद 14 के अनुसार राज्य भारत में रह रहे किसी भी व्यक्ति को समानता देने से या संरक्षण देने से इनकार नहीं करेगा। तो राज्य को ये ज़रूरी कर दिया गया कि एक किसी भी राज्य में कोई भी नागरिक रह रहा हो, कोई भी व्यक्ति रह रहा हो, वो भारत का अगर नागरिक है तो उसको समानता देने से या फिर संरक्षण देने से इनकार नहीं करेगा। यानी कि उसको हर तरीके से समान मानेगा राज्य, किसी भी जाति के साथ या फिर उसके साथ भेदभाव नहीं करेगा और उसको सुरक्षा भी देगा। समानता के अधिकार का आशय ये पक्का करना है कि राज्य अपनी शक्तियों का उपयोग विभेदकारी रूप से ना करे। अब समानता का अधिकार जो है उसका मतलब ये है, उसका ये काम है कि राज्य जो है वो अपनी शक्तियों का जो इस्तेमाल है वो विभेदकारी तरीके से ना करे, यानी कि भेद ना करे, किसी में भी भेदभाव ना करे, किसी जाति में, व्यक्ति में, नागरिक में, ठीक है ना, किसी भी तरीके से। समानता का अधिकार सभी तक शिक्षा की पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए काम करता है। यानी कि ये जो समानता का अधिकार है ये हर एक नागरिक तक, हर एक बच्चे तक, सभी तक शिक्षा की पहुंच को सुनिश्चित करने का काम करता है कि हर किसी को शिक्षा की जो पहुंच है वो हर किसी तक हो। ठीक है, तो ये हमारे अनुच्छेद 14 के अनुसार थी। अब है अनुच्छेद 15 के अनुसार, यानी हमारा एक अनुच्छेद 15 उसने कहा, इसमें यह है कि राज्य जो है वो किसी नागरिक के साथ धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग या फिर जन्म स्थान यानी कि वो कहाँ पैदा हुआ है, इनमें से किसी भी बात के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो अनुच्छेद 15 ने कहा है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा और ये भारत में शिक्षा के अवसरों में समानता भी सुनिश्चित करता है। तो ये जो हमारा अनुच्छेद है ये भारत के अंदर शिक्षा के जो अवसर होते हैं उनमें समानता भी सुनिश्चित करता है कि किसी भी बच्चे के साथ उसके धर्म, जाति वगैरह के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 16(1) के अनुसार। ठीक है, तो राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित विषयों पर भारत के सभी नागरिकों को समान अवसर की गारंटी प्रदान करता है। तो ये जो हमारा अनुच्छेद है ये राज्य के अंडर जो भी कोई भी कार्यालय या फिर यानी कि राज्य के अंडर जो भी ऑफिस चल रहे होते हैं, ऑफिस होते हैं, उनके अंदर रोजगार यानी कि नौकरी और नियुक्ति से संबंधित विषयों पर भारत के सभी नागरिकों को समान समझता है। यानी कि जो भी उस नौकरी के, उस रोजगार के लायक होगा उसको नौकरी दी जाएगी, उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा उसकी जाति और उनके आधार पर, मतलब जाति वगैरह के आधार पर। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 16(1) कहता है हमारा। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 16(4) के अनुसार नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है तो नियुक्तियों के आरक्षण के लिए विशेष अधिकार देता है। यानी कि ये जो हमारा अनुच्छेद है ये नागरिक जो होते हैं, जो कि किसी पिछड़े वर्ग के नागरिक होते हैं जिनका प्रतिनिधित्व यानी कि उस वर्ग का अगर कोई प्रतिनिधित्व जो है वो सरकार में नहीं है, ठीक है ना, जो कि सरकारी सेवा दे रहा हो राज्य के अधीन यानी राज्य सरकार में रह के अगर वो उनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है तो उनकी नियुक्तियों के लिए जो राज्य है वो आरक्षण का अधिकार देता है उनको। ये जो अनुच्छेद है ये उनको आरक्षण का अधिकार देता है कि उनके लिए आरक्षण है उस जगह पे, यानी कि उनकी सीट जो है वो फिक्स हो जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारा अनुच्छेद 16(4) के अनुसार है। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 21 क के अनुसार। ठीक है, तो राज्य को 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए निर्देशित करता है। यानी कि ये जो हमारा अनुच्छेद 21 का है ये किसी भी राज्य को 14 वर्ष से छोटे जो यानी 14 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उनको फ्री में शिक्षा और ज़रूरी शिक्षा देने के लिए निर्देशित करता है। यानी कि होता है ना 8th क्लास तक हर बच्चे को शिक्षा देनी ही देनी है। मतलब अगर कोई बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है तो उसको 8th क्लास तक फ्री में पढ़ाया जाता है, कोई फ़ीस नहीं लगती है और ऊपर से मतलब कि उनको पास भी करते हैं। बल्कि अभी ये जो रूल है कि इसको 8th क्लास तक पास करेंगे ये अभी शायद हटा दें, लेकिन अभी तक ये रूल था कि 8th क्लास तक कोई भी बच्चा फेल नहीं किया जाएगा। 8th क्लास तक की जो प्राइमरी वो होती है एजुकेशन होती है वो हर बच्चे के लिए ज़रूरी थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 350(a) के अनुसार।
ठीक है। प्रत्येक राज्य और प्रत्येक स्थानीय अधिकारी का ये दायित्व है कि वो भाषा के आधार पर स्कूल में पढ़ते अल्पसंख्यक के बच्चों को मातृभाषा के जरिए शिक्षा की सभी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराएं। तो क्या आता है, हर राज्य और हर स्थानीय अधिकारी की, यानी कि हर उस स्थान के अधिकारी के ये दायित्व होता है कि भाषा के आधार पर, यानी कि कोई ऐसी भाषा होती है जिसकी मतलब उस राज्य के अंदर कोई एक ऐसी भाषा होती है जिसको लोग कम इस्तेमाल करते हैं, मतलब उस भाषा को इस्तेमाल करने वाले लोग कम रहते हैं, तो उनको अल्पसंख्यक कह देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब अगर एक भाषा को इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या कम है कहीं, तो उनको अल्पसंख्यक कह देते हैं। तो क्या होता है कि हर राज्य की और वहाँ के अधिकारियों का ये दायित्व होता है कि जो अल्पसंख्यक के जो बच्चे होते हैं, अगर वो स्कूल में पढ़ते हैं तो उनको मातृभाषा के ज़रिए, यानी कि हमारे देश की जो मातृभाषा है उसके ज़रिए शिक्षा की जो सभी व्यवस्थाएं होती हैं वो उपलब्ध कराई जाएं, ताकि वो बच्चा जो है अपनी उस एक भाषा की वजह से पीछे ना रह जाए, पिछड़ ना जाए दूसरे बच्चों से। ठीक है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 28 के अनुसार, तो पूर्ण रूप से राज्य द्वारा पोषित किसी भी संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो ये जो हमारा अनुच्छेद है ये कहता है कि जो पूरे तरीके से राज्य द्वारा चलाया जाता है कोई भी संस्था, जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, जो फुल्ली गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, जो पूरे तरीके से सरकार द्वारा चलाए जाते हैं, पूरी तरीके से सरकार द्वारा पोषित होते हैं, उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, यानी कि किसी भी धर्म से रिलेटेड शिक्षा नहीं दी जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारा भारत देश किसी भी धर्म को मान्यता नहीं देता, मतलब मानता सब धर्मों की इज्जत करता है, लेकिन हमारे भारत देश का खुद का कोई धर्म नहीं है। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा अनुच्छेद 22 के अनुसार, यानी 22वें अनुच्छेद के अनुसार, राज्य निधि से सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षा संस्था में बच्चों को किसी धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। राज्य निधि से सहायता प्राप्त, यानी कि जो स्कूल, जो शिक्षा संस्था राज्य निधि से सहायता लेते हैं, यानी कि राज्य से थोड़े बहुत पैसे लेते हैं, ठीक है ना, यानी कि जो राज्य की मदद से चलते हैं जो स्कूल संस्था, उनमें बच्चों को किसी भी धार्मिक उपासना में, यानी कि अगर कोई भी धर्म से रिलेटेड कोई भी काम होता है तो उनमें बच्चों को बैठने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 24 के अनुसार, तो 14 साल से कम के जितने भी बच्चे होते हैं उनको किसी उद्योग, खनन या फिर दूसरे संकट में कामों में नहीं लगाया जाएगा। यानी कि 14 साल से जितने भी छोटे बच्चे होते हैं, 14 साल तक के जो बच्चे होते हैं, उनको किसी उद्योग में, किसी बिजनेस वगैरह में, खनन यानी कि खोदने वगैरह का जो काम होता है, ठीक है ना, और अन्य संकट में काम, ऐसे काम जिनमें उनकी जान पर संकट बन सके, यानी कि उनको खतरा उनकी जान को, तो ऐसे कामों में किसी भी बच्चे को नहीं लगाया जाएगा। ठीक है ना। ये हो गए हमारे फ्रेंड्स शैक्षिक के निहितार्थ जो थे हमारे, मतलब हमारे संविधान के अंदर शिक्षा से रिलेटेड जो जो बातें कही गई थी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हम देखने वाले हैं, अब हम एक एक करके अपने संवैधानिक मूल्यों को पढ़ने वाले हैं, यानी कि उन अधिकारों को पढ़ने वाले हैं जो हमारे संविधान ने हर एक इंसान को दिए हैं, हर एक नागरिक को दिए हैं, अपने देश में रहने वाले को। ठीक है। तो फर्स्ट है समानता। तो जनतंत्र की दृष्टि से सभी व्यक्ति समान होते हैं। जनतंत्र क्या होता है? जनतंत्र, जन मतलब जनता, तंत्र मतलब ये जो हमारा पूरा लोकतंत्र, हमारी पूरी सरकार होती है। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हमारे जनता के द्वारा ही ये पूरी सरकार चुनी जाती है, इसलिए इसको जनतंत्र कह देते हैं। तो जनतंत्र की दृष्टि से हर एक व्यक्ति जो होता है वो समान होता है, और समाज में रंग, रूप, जन्म, जाति, धर्म, लिंग और वर्ग का कोई भाव नहीं होता। तो जनतंत्र की दृष्टि से जो समाज होता है वो समाज को रंग, रूप या फिर इनके आधार पर नहीं देखता है। ठीक है। उसके लिए सब एक जैसे हैं, सब समान हैं। जनतंत्र हर व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए स्वतंत्र और समान अवसर प्रदान करता है। यानी कि जो हमारा जनतंत्र होता है यह हर एक इंसान को उसके व्यक्तित्व के लिए, यानी कि उसकी पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए स्वतंत्र और समान अवसर देता है। यानी कि हर कोई अपने पर्सनैलिटी को डेवलप किसी भी तरीके से कर सकता है, सबको एक जैसे अवसर दिए जाते हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता। जनतंत्र में समानता का मतलब होता है, तो अब ये जनतंत्र जो हमारा, इसमें समानता का मतलब क्या होता है? जनतंत्र में समानता का मतलब होता है कि हर व्यक्ति को उसकी रुचियों, योग्यताओं और संस्थाओं के अनुसार विकास की हर सुविधाएं प्राप्त हो। यानी कि जनतंत्र के अंदर जो हमारे समानता है, इसका मतलब होता है हर एक जो व्यक्ति है उसको उसके इंटरेस्ट के हिसाब से, उसकी एबिलिटीज़ के हिसाब से, यानी कि उसको क्या क्या आता है, और उसकी संस्था के हिसाब से उसके विकास मतलब अनुसार उसकी
विकास की हर सुविधाएं उसको मिल सके, इसको समानता कहते हैं। यानी कि हर एक बच्चे को या फिर हर एक व्यक्ति को अपना विकास करने के लिए सुविधाएं प्राप्त हो अपने राज्य वगैरह अपने देश के अंदर, तो इसको समानता का अधिकार कह देते हैं। तो इस दृष्टि से आवश्यक योग्यता होने पर कोई भी व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार किसी भी व्यवसाय को चुन सकता है। तो क्या होता है, हर एक व्यक्ति यानी कि उसके अंदर जो भी योग्यता है, जो भी काम उसे आता है, ठीक है, उसके हिसाब से वो कोई भी व्यवसाय चुन सकता है। समाज का कोई दूसरा व्यक्ति जो होता है वो उसके रास्ते में बाधक नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसी को कहते हैं समानता का अधिकार, जो हमारा संविधान में दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बंधुत्व। क्या है फ्रेंड्स? बंधुत्व। तो जनतंत्र में हर व्यक्ति मिलजुल कर रहता है। जो हमारा जनतंत्र है, जो हमारा जनता का जो तंत्र कहते हैं इसको, ठीक है ना, यानी कि हमारा जो पूरा देश हो गया, इसमें हर व्यक्ति जो है मिलजुल कर रहता है। इससे व्यक्ति का समाज में सम्मान होता है। क्यों? आप जब मिलजुल कर रहेंगे, एक दूसरे के साथ प्रेम भाव से रहेंगे, तो हर एक दूसरे की इज्जत करेगा, सम्मान करेगा, ठीक है। हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो समाज के विकास के लिए अपना योगदान दे। यानी कि हर जो भी नागरिक देश के अंदर रह रहा है, समाज के अंदर रह रहा है, उसका अधिकार है कि वो अपने समाज के विकास के लिए अपना योगदान दे। जनतंत्र में हर व्यक्ति कंधे से कंधा मिलाकर काम करता है। इसलिए ये कहना ठीक होगा कि जनतांत्रिक समाज में बंधुत्व की भावना और आपसी भाईचारे से रहना ही जनतंत्र की सफलता के लिए ज़रूरी शर्त है। यानी कि क्या होता है, जो हमारा जनतंत्र है, यानी कि हमारा पूरा देश समझ लो, इसमें हर व्यक्ति जो है वो एक दूसरे से कंधा मिलाकर काम करता है। तो ये कहना ठीक होगा कि जो जनतांत्रिक समाज है हमारा, इसमें बंधुत्व की भावना, भाईचारे की भावना जो है, वो ही हमारे जनतंत्र की सफलता के लिए एक ज़रूरी शर्त है। कि अगर हमारे देश के अंदर बंधुत्व की भावना होगी, भाईचारे की भावना होगी, तो हमारा जो देश है वो विकसित होगा, उसकी सफलता होगी, वो विकास होगा उसका, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा सच्चे जनतंत्र की कुंजी है बंधुत्व की भावना। यानी कि जो सच्चा जनतंत्र होता है उसकी कुंजी है बंधुत्व की भावना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है न्याय, ठीक है। अभी हमने देखा था अपना बंधुत्व, अब हम देखेंगे न्याय। तो कानून की दृष्टि से गरीब या अमीर सब एक समान है। यानी कि जो हमारा कानून है, इनकी नज़रों में अमीर गरीब कुछ नहीं होता है, सब एक जैसे हैं और अपने अधिकारों और कर्तव्यों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं। और हर कोई, चाहे वो गरीब हो, काला गोरा, कैसा भी हो, वो अपने अधिकारों और कर्तव्यों का इस्तेमाल करने के लिए स्वतंत्र है। उसे खुली छूट है कि वो अपने अधिकारों का इस्तेमाल करें। रंग, रूप, जाति, धर्म एवं लिंग या वंश आदि के आधार पर किसी व्यक्ति को न्याय प्राप्त करने से नहीं रोका जा सकता। यानी कि एक व्यक्ति का रंग कैसा है, वो दिखने में कितना सुंदर है, उसका रूप कैसा है, उसकी जाति, धर्म, लिंग यानी कि वो मेल फीमेल क्या है, वंश कैसा है उसका, इसके आधार पर किसी भी इंसान को हमारे संविधान के अनुसार हमारे भारत देश के अंदर न्याय प्राप्त करने से नहीं रोका जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारे संविधान के अंदर एक ये भी अधिकार हमारे नागरिकों को दिया हुआ है कि वो न्याय प्राप्त कर सकता है, चाहे वो किसी भी मतलब कैसा भी हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्वतंत्रता। स्वतंत्रता तो पता है फ्रेंड्स, आज़ादी को कहते हैं, ठीक है। तो हर व्यक्ति को अपने जीवन से संबंधित हर समस्या के विषय पे अपनी निजी सोच रखने, विचार रखने, लिखने, भाषण देने, वाद विवाद करने तथा आलोचना करने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। यानी कि हर इंसान को अपनी लाइफ से रिलेटेड कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, चाहे वो अच्छी हो बुरी हो, तो उसको अपनी लाइफ से रिलेटेड हर सिचुएशन पे सोचने का, ठीक है ना, बात करने का, लिखने का या फिर आलोचना करने की उसकी पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। स्वतंत्रता की कमी में क्या होता है, व्यक्ति अपनी सारी शक्तियों को विकसित नहीं कर सकता। अगर किसी एक व्यक्ति को आप स्वतंत्रता ना दो तो उसके अंदर जितनी भी योग्यताएं होती है, जितनी भी उसकी शक्तियां होती है, वो उन सबको विकसित नहीं कर पाता है, ठीक है। तो मतलब ऐसा होता है ना कि किसी का फुल्ली डेवलपमेंट करने के लिए किसी की हर एबिलिटी का उसको स्वतंत्र छोड़ना पड़ता है, तभी तो वो सब कुछ सीख पाता है, ठीक है। स्वतंत्रता का अर्थ केवल अपनी इच्छाओं को अपने मन के हिसाब से संतुष्ट करना नहीं है, क्योंकि अनियंत्रित स्वतंत्रता से फायदे की जगह नुकसान होने का भय रहता है। इसलिए स्वतंत्रता का उचित अर्थ व्यक्ति का विकास समूह द्वारा करना या समूह के लिए करना है। क्या होता है फ्रेंड्स, स्वतंत्रता जो है, इसका मतलब सिर्फ इतना ही नहीं होता कि एक व्यक्ति जो है वो अपने मन के हिसाब से सब कुछ करता जाए, अपनी इच्छाओं को पूरा करता जाए, ठीक है ना। क्योंकि क्या होता है, अनियंत्रित स्वतंत्रता जब किसी को दे दी जाती है, यानी बेहिसाब किसी को आज़ादी दे दो, तो उससे क्या होता है, नुकसान के ज़्यादा चांसेस होते हैं। क्यों? वो स्वतंत्रता का फ़ायदा उठाने लग जाएगा फिर, ठीक है।
तो इससे भी नुकसान के जो होता है वो डर बना रहता है। तो इसलिए क्या होता है, स्वतंत्रता जो होता है इसका असली मतलब होता है कि व्यक्ति का जो विकास हो, या तो वो किसी समूह द्वारा हो यानी कि समाज के द्वारा हो, या फिर वो जो व्यक्ति का विकास हो वो किसी समूह के लिए हो, यानी कि वो अपना जो विकास कर रहा है वो किसी समाज वगैरह या फिर किसी देश के लिए करे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा धर्मनिरपेक्षता। ओके फ्रेंड्स, तो धर्मनिरपेक्षता का जो शाब्दिक अर्थ है, यानी कि धर्मनिरपेक्षता शब्द जो है इसका मतलब होता है धर्म से निरपेक्ष रहना, यानी कि धर्म के मामले में कोई हस्तक्षेप ना करना, या फिर किसी व्यक्ति या फिर जो समुदाय होता है उनका कोई भी धर्म हो उसे मजबूर किए बिना उसके धर्म को मानने की छूट देना ही धर्मनिरपेक्षता है। यानी कि उसको ये मजबूर किए बिना कि तुम इस धर्म को नहीं मान सकते, इसको मानो, या फिर कुछ भी, मतलब उसको मजबूर किए बिना वो अपने धर्म को माने, उसको पूरे तरीके से पालन करे, उसी को कहते हैं हम धर्मनिरपेक्षता। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ नागरिकों को स्वतंत्र रूप से धर्म को मानने और उसका पालन करने की स्वतंत्रता छूट है। यानी कि भारत जो हमारा देश है ये धर्मनिरपेक्ष है। क्यों? हमारे भारत देश का खुद का कोई धर्म नहीं है। यहाँ पे रहने वाले लोगों के भले धर्म हैं, लेकिन इसका खुद का कोई धर्म नहीं है। यहाँ नागरिकों को जो है, आदि हमारे देश के अंदर जितने भी नागरिक रहते हैं इनको अपना धर्म जो है मानने और उसका पालन करने की खुली छूट है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ये निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा इसकी पुष्टि की जा सकती है। जैसे कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, मतलब भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, ये हम कैसे मानेंगे? तो भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। क्यों? संविधान की दृष्टि में सभी धर्म समान है। भारत किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देता है। ठीक है, भारत में संविधान द्वारा लोगों को ये विश्वास दिलाया जाता है कि उनके साथ धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो हम ये कैसे मानेंगे कि हमारा जो भारत है वो धर्मनिरपेक्ष है, यानी कि वो किसी भी धर्म को नहीं मानता है? तो ये इसलिए क्योंकि जो भारत का जो संविधान है उसमें लोगों को ऐसा विश्वास दिलाया गया है कि किसी भी नागरिक के साथ धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा कि तुम इस जाति के हो, तुम इस धर्म के हो तो तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम ये नहीं कर सकते हो। भारत के अंदर हर धर्म का आदमी कुछ भी कर सकता है। भारतीय संविधान द्वारा हर नागरिक को अनुच्छेद 25 से 28 द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्रदान किया गया है। तो हमारा जो भारत का संविधान है इसने हर नागरिक को अनुच्छेद 25 से 28 के जरिए धार्मिक स्वतंत्रता दी है और इसको एक मूल अधिकार बना दिया, यानी कि एक ज़रूरी अधिकार बना दिया हर नागरिक के लिए। ठीक है, कि कोई किसी भी धर्म का हो वो अपने धर्म का पालन कर सकता है। नेक्स्ट है, संविधान के अनुसार सभी धर्मों को स्वतंत्रता प्रदान की गई है और संविधान के अनुसार किसी भी शिक्षण संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। और हमारा जो संविधान है वो ये भी कहता है कि किसी भी शिक्षण संस्था में, यानी कि कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे शिक्षा दी जा रही हो वहाँ पे धर्म से रिलेटेड कोई भी शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है ना, किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। अगला है हमारा फ्रेंड्स मानव अधिकार। मानव अधिकार जो होते हैं ना, इंसान मानव के जो अधिकार होते हैं, तो किसी भी व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता, समानता और सम्मान के जो अधिकार हैं यही मानव अधिकार हैं। मानवीय अधिकारों की जो पहचान है उनको पहचान देने और वजूद को अस्तित्व में लाने के लिए जारी लड़ाई को ताकत देने के लिए हर साल जो हम हैं 10 दिसंबर को हम अपना अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाते हैं। क्यों? क्योंकि इससे हम अपने जो मानव अधिकार को पहचान देने और उसको वजूद में लाने के लिए एक लड़ाई लड़ रहे हैं, इससे ताकत मिलती है। 10 दिसंबर 1948 को ऐतिहासिक दिन था जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकार सार्वभौम घोषणा पत्र जारी किया। इस घोषणा पत्र को दूसरे देशों के साथ भारत ने भी स्वीकारा। इसके मुख्य बिंदु इस प्रकार है। तो क्या हुआ, 10 दिसंबर 1948 को एक ऐसा दिन था जब संयुक्त राष्ट्र की जो महासभा थी उन्होंने मानव अधिकार सार्वभौम घोषणा पत्र जारी करा दुनिया के आगे। ठीक है, तो ये जो घोषणा पत्र था इसको दूसरे देशों ने भी अपनाया और साथ ही साथ भारत ने भी अपनाया। और इस घोषणा पत्र के अंदर जो मुख्य बिंदु थे वो उनको देखते हैं वो क्या थे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट था इसका, सभी लोग गरिमा और अधिकारों के मामलों में स्वतंत्र और बराबर हैं। तो इसने कहा कि नागरिक जो भी देश किसी भी देश का कोई भी नागरिक हो, वो जितने भी लोग हैं वो गरिमा और अधिकारों के मामले में सब स्वतंत्र हैं और सब बराबर हैं। ठीक है, हर व्यक्ति को जीवन, आज़ादी और सुरक्षा का अधिकार है। तो ये जो हमारा मानव अधिकार था इसने हर इंसान को जीवन जीने का, आज़ादी का और सुरक्षा का अधिकार दिया।
सभी को गुलामी से आज़ादी है। इसके अनुसार क्या था, किसी भी नागरिक को गुलामी से आज़ादी है, उसको गुलाम बनाकर नहीं रखा जाएगा। मनमाने ढंग से की गई गिरफ्तारी, हिरासत में रखने की से आज़ादी है। तो क्या है, अगर पुलिस वगैरह किसी को मनमाने ढंग से, मतलब अपने बिना किसी प्रूफ के मनमाने ढंग से गिरफ्तार कर लेती है, उसको हिरासत में रखती है, तो लोग उसके विरुद्ध आवाज़ उठा सकते हैं। उनको आज़ादी है, उनको ऐसे नहीं रखा जाएगा मनमाने ढंग से। ठीक है। जब तक अदालत दोषी ना कहे तब तक निर्दोष होने का अधिकार, यानी कि अगर किसी के ऊपर कोई केस वगैरह चल रहा है तो तब तक कोई अदालत जो होती है उसको दोषी ना कह दे, तब तक उसको निर्दोष होने का अधिकार है, यानी तब तक उसको कोई दोषी नहीं कह सकता। ठीक है। विचारों की अभिव्यक्ति और जानकारी हासिल करने का अधिकार, यानी कि अभिव्यक्ति यानी कि अपने विचारों को दूसरे के आगे प्रकट करने की जो मतलब उसका अधिकार है, और जानकारी हासिल करने का अधिकार हर नागरिक को दिया गया है इस घोषणा पत्र के अंदर। सरकार बनाने, चुनने और सरकारी गतिविधियों में हिस्सा लेने का अधिकार, यानी कि हर नागरिक को अधिकार दिया गया कि वो सरकार बनाए, चुने और जितनी भी सरकारी गतिविधियां होती हैं उनमें हिस्सा ले सकेगा। ठीक है। शिक्षा का अधिकार, सुरक्षा सहित स्वयं और परिवार को जीने का अधिकार, यानी कि हर किसी को शिक्षा का अधिकार दिया गया और सुरक्षा के साथ खुद और अपने परिवार को जीने का अधिकार दिया गया। यातना प्रताड़ना से आज़ादी का अधिकार, यानी कि अगर कोई किसी के ऊपर यातना करता है, उसको टॉर्चर करता है, प्रताड़ना करता है उसके ऊपर, तो उसको उससे आज़ादी का अधिकार दिया गया। भारतीय संविधान इन अधिकारों की गारंटी ही नहीं देता बल्कि तोड़ने वालों को सज़ा का भी प्रावधान है। तो क्या है फ्रेंड्स, ये जो सारे अधिकार थे ये हमारे भारत देश ने माने तो सही, लेकिन अब जो हमारा संविधान था वो सिर्फ इन्हीं को, मतलब इनकी गारंटी ही नहीं देता, बल्कि अगर कोई इनको तोड़ता है, इन रूल्स को तोड़ता है, तो हमारे संविधान के अंदर उनको सज़ा का भी प्रावधान है, यानी कि उनको सज़ा भी दी जाएगी। ठीक है। भारत में 28 सितंबर 1993 में सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया। तो क्या हुआ, 28 सितंबर 1993 में हमारी भारत सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार एक आयोग था उसको बनाया, और इस आयोग के कार्य क्षेत्र में नागरिक को राजनीति के साथ साथ आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार भी दिए गए। यानी कि इस आयोग ने, पहले तो नागरिकों को राजनीतिक अधिकार थे, अब उनको आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार भी दे दिए गए, जैसे कि बाल मजदूरी, HIV, स्वास्थ्य, भोजन, बाल विवाह, महिला अधिकार, हिरासत और जनजाति के अधिकारों को रखा गया इस आयोग के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे यूनिट 2 का चैप्टर 3 जो था फ्रेंड्स वो इस वीडियो के अंदर कंप्लीट हो गया है। ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है। तो फ्रेंड्स आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी फेसबुक, इंस्टाग्राम पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स आप हमें हमारे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस ग्रुप के अंदर आपको अगर हमारी सोल से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है या फिर हमारी कोई भी वीडियो आती है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपको वहाँ पे सबसे पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है। तो आप हमें वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर तो ज़रूर कीजिए।